आज की इस वार्ताहर परिषद से मैं सबसे पहले तो मुंबई उच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं और लगातार प्रयास करने वाले हमारे गणेशोत्सव मंडल, समन्वय समिति, महासंघ, उत्सव समिति, मूर्तिकार संगठना, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बात स्पष्ट थी कि बहुत सालों से मैं देख रहा हूं, 2013 से तो मैं इस लड़ाई को लड़ भी रहा हूं हमारे सभी मित्रों के साथ। गणपति का आगमन होने के पहले गणपति बाप्पा की मूर्ति कौन सी होनी चाहिए, वो कैसी डिस्प्ले करनी चाहिए, खरीदार उसको कहाँ खरीदे नहीं खरीदे, उसका विसर्जन कहाँ होना चाहिए, उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, इस प्रकार के सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। उसको न्यायालय तक लेके जा रहे हैं। एक तरीके से इसके ऊपर मर्यादा लाओ, इसको कम करो और करते करते गणेशोत्सव या अन्य महोत्सव को बंदी की तरफ ढकेलो। ये रणनीति और कारस्थान के तहत कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम इन्हीं को दिमागी नक्सली कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात दिमागी नक्सली दिमाग से हमारे गोविंदा उत्सव के ऊपर भी रोक लगाने के लिए है, हमारे नाग पंचमी के ऊपर रोक लगाने के लिए है, हमारे गणेशोत्सव के कार्यक्रम के लिए है। जरूर पर्यावरण की चिंता, सबकी सहभागिता, नागरिकों को तकलीफ न हो, लेकिन हमारी परंपरा भी अबाधित रहे, इस दृष्टि का उत्सव हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन ये दिमागी नक्सली इसको रोक लगाने के पीछे लगे। कल न्यायालय ने 24 जुलाई 2025 का आदेश फिर देकर जो इसके ऊपर रोक या मर्यादा लगाना चाहते थे, उनका मनसूबा उद्ध्वस्त कर दिया और इसके लिए इसका समाधान व्यक्त कर रहे हैं। और मुंबई वासियों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि ये दिमागी नक्सली कौन है कि जो हमारे मराठी सन प्रथा परंपरा, हिंदू सन प्रथा परंपरा, महाराष्ट्र की परंपरा, इसके ऊपर कोई ना कोई तरीके से मर्यादा लाना चाहते हैं। और सीधा सवाल मेरा आदित्य ठाकरे जी से, हमारे मूर्तिकारों में विभाजन करने की भूमिका ये सबसे पहली जब आप महानगर पालिका में सत्ता में थे तब ली गई, क्यों? 2018 में उसके लिए बजट किया गया, क्यों? एक वर्ग के पीओपी और अन्य इन पे विवाद खड़ा करना और इस माध्यम से हमारे गणेशोत्सव दोनों भी हमारे हैं, मूर्ति शाडू और पीओपी सब हमारे हैं, लेकिन इनमें डिवीजन करके सरकारी मुलामा देना, यह भूमिका आदित्य जी आपके समय पर क्यों ली गई? क्या आपका संवाद ये दिमागी नक्सलियों से बढ़ गया है? क्या आपकी पहचान इन दिमागी नक्सलियों से बढ़ गई है? हमारे मन में शंका है, आप उसका स्पष्टीकरण करें कि इस प्रकार से गणेशोत्सव में रोक लाने या मर्यादा लाने वाले लोगों के साथ क्या आपके लोग खड़े हैं, इसकी स्पष्टता दे। और ये सवाल मैं इसके लिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि इसकी एक पार्श्वभूमि है। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब 100 साल की परंपरा का लालबाग का राजा जिसकी मान्यता है, उसको भी 1 साल खंडित किया गया। कोरोना का समय था, चिंता करनी चाहिए थी, भीड़ न हो, ये बात सही थी, लेकिन उसी समय पर अन्य गणेशोत्सव मंडलों ने गणपति मनाया भी मर्यादाओं के साथ। लेकिन उद्धव जी के मुख्यमंत्री रहते समय लालबाग का राजा बैठा नहीं गया। कारण क्या था? आज भी जब न्यायालय में लड़ाई चल रही थी गोविंदा के लिए, गणेशोत्सव के लिए, पीओपी के लिए, जल प्रदूषण के आधार पर जरूर पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, लेकिन उत्सव भी होनी चाहिए, ये भूमिका उभाटा ने नहीं ली। आदित्य जी क्यों? ये भूमिका आपकी क्यों नहीं थी? इस गणेशोत्सव में, गोविंदा में सहभागिता देने वाले मेरे मराठी और महाराष्ट्र के लोग, ये हमारे युवा जेंजी नहीं है क्या? इन जेंजी की आवाज आपको दिखाई नहीं पड़ती? और इसका उत्तर उद्धव जी की पार्टी दे, आदित्य जी दे, यह हमारा कहना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे उनकी तरफ से। कांग्रेस का यह निर्णय भारत के संविधान के कानून के खिलाफ है। कांग्रेस का यह निर्णय
वंदे मातरम को तोड़ना ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स का भाग है, और जो बात टुकड़े टुकड़े गैंग कहना चाहती है वही बात वंदे मातरम को तोड़ने की कांग्रेस कह रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता कांग्रेस के नेता हुए, और इसके लिए ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है, वंदे मातरम के खिलाफ है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करना है, कांग्रेस इसका जवाब दे। एक वीडियो वायरल हो रहा है तो राहुल गांधी का प्रोग्राम है पुणे में, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि इस जो प्रोग्राम है कल का उसमें भीड़ जमा हो जाए। कैसे देखते हैं आप इस वीडियो को? सवाल यह है कि कांग्रेस को भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा देना क्यों पड़ रहा है। वो वीडियो स्पष्ट है। सामने वाला व्यक्ति कह रहा है 22 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, आप आइए। वो वीडियो कहता है कि भाई 25,000 रुपए देता हूं, आइए। वो वीडियो में बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि आप इसका वीडियो बाद में कार्यक्रम का पोस्ट करिए, हमारे बहनों को दिखाइए, विद्यार्थियों का उल्लेख करिए, राहुल गांधी जी का प्रचार करिए। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आजकल चल रही है, ये आर्टिफिशियल फॉलोअर कांग्रेस को क्यों लग रहे हैं? ये आर्टिफिशियल फॉलोअर्स, आर्टिफिशियल पार्टिसिपेंट्स, ये एएफ और एपी, ये नई कौन सी राजनीति कांग्रेस की है? राहुल गांधी जी जवाब दे। ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा है। छात्रों की गूंज ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा है। इसमें सहभागी होने वाले लोग कुछ हद तक ये फर्जी है, कुछ हद तक इसका सोशल मीडिया से प्रचार करने वाले फर्जी है, और ये फर्जीवाड़ा कांग्रेस का ओपन हो चुका है। मेरी तो महाराष्ट्र पुलिस से मांग रहेगी, इस वीडियो के आधार पर इंक्वायरी की जाए। ये सामने वाला ऑफर देने वाला व्यक्ति कौन है, उसको किसने बोला है, ये किसके बात पर ये कह रहा है कि 25,000 रुपए लो और आ जाओ। ये पैसा कहां से आ रहा है, इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। जो ऑफर कर रहा है ये पैसा कोई संस्था से, कांग्रेस के कार्यालय से आ रहा है क्या, इसकी इंक्वायरी करे, या कोई संस्था से आ रहा है तो उसको फॉरेन फंडिंग तो नहीं है ना, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी मैंडेटरी की गई है, अनिवार्य की गई है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी की भूमिका यह है कि यूपी के प्रभारी विनोद तावड़े हैं, और उसी यूपी के प्रभारी मराठी व्यक्ति है विनोद तावड़े, और उसी यूपी के लोगों को हिंदी बोलना पड़ रहा है। देखिए, ये कहना यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में मराठी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी व्यवहार की भाषा है, हमारी ज्ञान की भाषा है। उसका आग्रह भारतीय जनता पार्टी 100% करेगी। उत्तर प्रदेश में हिंदी उसकी भाषा है, उनका सम्मान करेगी। इसके बिना और क्या है इसका मतलब? उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर हिंदी भाषा में बात करता है तो उत्तर प्रदेश में उसका सम्मान है। वो अगर मुंबई में व्यवसाय कर रहा है तो उसकी वो मराठी भाषा सीखे, ये हमारा आग्रह है। इसमें भाषा विवाद पैदा करने वाले के लोगों की सोच छोटी है, ऐसा मैं कहूंगा। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद अब इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बनाया है, दिमागी नक्सल पार्टी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका 24 घंटे में 1.7 लाख फॉलोअर्स हो गए। देखिए, अगर वो दिमागी नक्सली लोगों को जानना चाहते हैं, दिमागी नक्सली लोगों को पहचानना चाहते हैं, दिमागी नक्सल लोग कैसे दिखते हैं वो देखना चाहते हैं, दिमागी नक्सल लोगों की कारस्थान, कॉन्स्पिरसी क्या है वो समझना चाहते हैं, वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो उनका स्वातंत्र्य है। अभिजित दिपके आणि सीजेपी कडनं शाळा सुधार मोहीम सध्याला हाती घेण्यात आल्याचं दिसत आहे। मात्र कोणत्याही शाळेतील दुरवस्था आहे त्या विरोधात आवाज उचलण्यासाठी कोणत्याही शाळेमध्ये ते थेट जाताना दिसत आहेत आणि वर्गामध्ये धडकताना दिसत आहेत। याकडे नेमकं तुम्ही शिक्षण मंत्री देखील होतात, कशा प्रकारे शैक्षणिक व्यवस्थेच्या सुधारासाठी जो पुढे येईल, व्यक्ती, संघटना, पक्ष यांचं सरकार स्वागत करेल। ज्या असुविधा अपुऱ्या असतील त्या दाखवल्या आणि ज्या खऱ्या असतील त्यात सुधार करेल। सरकार शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थी आणि त्यांचं हित आणि पायाभूत सुविधा याबद्दल सजग आहे, जागृत आहे आणि काम सुद्धा करेल, करणारच आहे, करतेच आहे। पण या विषयाच्या आड राहून
शैक्षणिक व्यवस्थेत चालू काळात कोणी अव्यवस्था निर्माण करेल तर हे समाजाला मान्य नाही. समाजाला अशा चालू वर्गामध्ये चालू व्यवस्थेमध्ये अडचणी निर्माण करणे विद्यार्थी, पालक आणि समाजाला मान्य नाही. याची खबरदारी त्यांनी घ्यावी. ज्या प्रकारे समोर आले की राका यांना ग्रामस्थांनी अडवलं, मात्र जे सीजेपीचे प्रमुख आहेत अभिजित विखे, त्यांचं म्हणणं आहे की भाजप आम्हाला घाबरलं, त्यामुळे भाजप असे प्रकार आहे. मला वाटतं अजून जे पक्ष पण नाही आलेत त्यांनी जगातल्या मोठ्या पक्षाबद्दल घाबरलं किंवा घाबरतो असं विधान करणं म्हणजे जे अजून अंड्यातूनच बाहेर नाही आले त्यांनी उडण्याची भाषा करण्यासारखं आहे. सीजेपीला त्यांचं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे. आमच्यावर आलोचना कराल तर डबल त्यांच्यावर आम्ही प्रतिप्रश्न करू. याबद्दल मुलायचा करणार नाही.